क्या हो अगर कोई आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन ले और आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी ना जा पाओ, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से अपने हाथ पीछे खींच लें और गवर्नमेंट की एक छोटी सी गलती आपसे आपका सब कुछ छीन ले। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में रोते रोते हुए गया, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास रोते रोते हुए जाता है। मगर क्यों? क्योंकि इस बच्चे की लॉलीपॉप एक दूसरे बच्चे ने छीन ली। ये लॉलीपॉप और कुछ नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी थी और ये बच्चा है वक्फ बोर्ड। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं इस वक्फ बोर्ड के पास में कि हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट के पास चीखते चिल्लाते हुए जाना पड़ा? और कहीं ये शक्तियां आगे जाकर हम पर और आप पर डायरेक्ट असर तो नहीं डालेंगी और हमसे हमारा सब कुछ तो नहीं छीन लेंगी? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। वक्फ बोर्ड से हमें क्या खतरा है, इसे जानना अति आवश्यक है। मगर इसे जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से ये अपने अस्तित्व में आया और किस तरीके से ये वक्फ वायरस इतनी गति से फैल रहा है कि ये आपको और हमें आने वाले समय में अपनी चपेट में लेने वाला है। तो वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन की कहानी हमें ले जाती है पार्टीशन के समय में, जहां भारत के दो टुकड़े हो रहे थे, भारत और पाकिस्तान। उसी समय पर जहां पर लोगों की जान जा रही थी, लोग पलायन कर रहे थे, बेघर हो रहे थे, तब पाकिस्तान में जो हिंदुओं की जमीन थी उसके ऊपर वहां के लोगों और वहां की गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत के अंदर जिन मुसलमानों की जमीन यहां पर छूट गई थी उन्हें वक्फ बोर्ड को दे दिया गया और इसी के साथ 1954 में वक्फ अपने अस्तित्व में आ चुका था। आगे बढ़ने से पहले हमें वक्फ के मतलब को जान लेना चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स, वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मजहबी काम के लिए यूज की जाती है, जिसे अल्लाह के लिए डेडिकेट कर दिया जाता है। और एक बार जो संपत्ति वक्फ की हो गई, इसका मतलब वो संपत्ति वक्फ की हो ही गई। इसके बाद भले आसमान टूटे या धरती पर भूकंप आ जाए, इस बोर्ड से उस संपत्ति को वापस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 1954 से 1955 तक वक्फ बस उन्हीं प्रॉपर्टी को क्लेम करा करता था जो कि पाकिस्तानी यहाँ पर छोड़ के गए थे, जो भारत में रहा करते थे। मगर फिर आती है कांग्रेसी गवर्नमेंट और उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आज हम सबको चिंता करनी पड़ रही है। 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड एक्ट में कुछ चेंज करे जाते हैं, जहां पर वक्फ को अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है कि भैया जाओ जो चाहे वो ले लो। ये ऐसे ही था जैसे थैनोस के हाथ में मणियां लग गई हो, और जब भैया पावर आई है तो उसके बाद में तबाही तो होनी ही थी। अकॉर्डिंग टू वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम, इस बोर्ड के पास में 8.5 लाख से भी ज्यादा की प्रॉपर्टीज हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सन 2009 में इसके पास में मात्र 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो आज बढ़कर 8 लाख एकड़ हो चुकी है। आर्मी और रेलवे के बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबसे ज्यादा जमीन को ओन करती है। फिर आती है बची खुशी कसर, जिसे कांग्रेस गवर्नमेंट 2013 के अंदर पूरा कर देती है, क्योंकि 2013 के अंदर इसके अंदर फिर से एक चेंज कर दिया जाता है और इसे और एडिशनल पावर दे दी जाती है। फिर इसके बाद में आती है कुछ आयरनीज। आयरनी नंबर 1, अगर कल को वक्फ आपकी संपत्ति को खुद की संपत्ति क्लेम कर देता है तो ये वक्फ की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कोर्ट में जाकर ये बताए कि ये मेरी संपत्ति है, बल्कि ये आपको साबित करना पड़ेगा कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है। आयरनी नंबर 2, अगर कल को आप वक्फ के खिलाफ में किसी भी कोर्ट के अंदर केस डालने को जाते हैं, चाहे फिर वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो आप नहीं जा सकते। ये कोर्ट आपके केस को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देंगे। आपको झक मारकर इन द लास्ट इसी के खुद के पर्सनल कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपना केस आपको वहीं पर ही लड़ना पड़ेगा। आयरनी नंबर 3, अज्यूम कीजिए अगर आप केस लड़ते लड़ते इस केस को हार जाएं तो आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति क्लेम कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद में बस आप एक बात को समझ लीजिए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आयरनी नंबर 4, बस ऐसा नहीं है कि वक्फ ने एक जमीन को अपना क्लेम कर दिया तो बस वही उसकी हो गई, बल्कि उसके आसपास का एरिया भी वक्फ अपने कंट्रोल में ले लेता है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे केसेस भी आए थे जहां पर कुछ लोगों ने अपनी जमीन को वक्फ को दान दे दिया तो वक्फ ने उसके आसपास की जमीन को भी अपना बना लिया। आयरनी नंबर 5, अकॉर्डिंग टू वर्शिप एक्ट 1991, भारत के अंदर पार्टीशन के बाद जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाया जा सकता, वो जैसी की तैसी ही रहेंगी। लेकिन इसके उलट वक्फ बोर्ड का एक्ट ये कहता है कि वक्फ किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति क्लेम कर सकता है, जिसके चलते कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के एक हिंदू बाहुल्य गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति क्लेम कर दिया, जिसके अंदर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी था। सुन्नी वक्फ बोर्ड ताजमहल को भी अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करता है, जिसके चलते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वक्फ बोर्ड के बीच में एक लंबा विवाद चल रहा है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद में गुरुद्वारे को भी इसने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया था हरियाणा के अंदर। इसकी क्लेम की लिस्ट इतनी लंबी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बन जाए। इसी के साथ हमारे मन में कुछ डरावने सवाल आते हैं, क्या भारत जैसे एक धर्म निरपेक्ष देश के अंदर ऐसी कोई संस्था एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि और किसी धर्म या पंथ के पास में ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं है। फिर ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है? और क्या कल हम अश्योर हो सकते हैं कि वक्फ हमारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम ना कर दे? ये सारे सवाल हमारे मन के अंदर आते हैं और थोड़े समय डराते भी हैं, और ये हम सबकी इसी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इस जैसी संस्था को भारत के अंदर से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो सीरियस लगती है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।